नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण ई मेंटर्स में आपका स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आईटीआई के बारे में जाना था। आज के टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स वही कवर होंगे जो आईटीआई की वीडियो के लिए हुए थे, परंतु डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लास्ट वीडियो आईटीआई को डेडिकेटेड था, ये वाला वीडियो एक्साइज इंस्पेक्टर को डेडिकेटेड है। तो पहला टॉपिक क्या है? सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मीन्स कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब मान लीजिए आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन वो होनी चाहिए वो हमने सेलेक्ट कैंडिडेट से ली है। जैसे फाइनल रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग कैसा है, पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है, वर्क प्रोफाइल कैसा है, सैलरी अलाउंस कितना मिलता है, प्रमोशनल एक्सपेक्ट्स कितना है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है कि नहीं होता, क्वार्टर्स कैसे हैं, और साथ में उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये चीज़ बहुत लोगों को पता है कि हमें सिलेक्शन लेने के लिए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपको एक चीज़ पता है तो आप थोड़ा सा पार्ट स्किप करके वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं ताकि आपका टाइम की बचत हो, और जिनको नहीं पता है वो यहाँ थोड़ा देख ले ताकि आपको आइडिया लग जाए। ओके, आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जिसमें कि 4 टियर होते हैं। 3 टियर तक मार्क्स जुड़ते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल किए जाते हैं, जिसकी फ़ी 100 रुपये या फ्री होता है। 100 रुपये होता है यूआरओबीसी के लिए, बाकियों के लिए फ्री होता है। और आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके बराबर। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि जो आपका डिग्री है वो एक प्रिस्क्राइब डेट से पहले आपके पास होनी चाहिए। एज जो है 30 साल से कम होनी चाहिए। और मेन पॉइंट ये है नोट कि जो कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का है इस चैनल में बाद में आपको बताया जाएगा। जो हम अभी बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए इसके बारे में। जिनको नहीं है वही इस पार्ट को देखे, और जिनको आइडिया है वो थोड़ा पार्ट स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। एज लिमिट जो है 30 साल से आपका कम होना चाहिए। जो आपका उम्र है वो 30 साल से कम हो एक प्रिस्क्राइब डेट से। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। मान लीजिए आप ओबीसी है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मीन्स 30 साल से कम तो होना चाहिए, वो ईआर कैटेगरी के लिए है। मीन्स ओबीसी अगर 33 साल से कम है तो वो फॉर्म दे सकते हैं। वैसे एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, दिव्यांगों के लिए 10 साल अगर वो यूआर है, 13 साल अगर वो ओबीसी है, 15 साल अगर वो एससी एसटी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, और उसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन और है जो कि आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। अगर आप उसको नोटिफिकेशन ढंग से पूरा पढ़ना नहीं चाहते तो उसके बाद एक वीडियो बाद में पक्का आएगी, उसको आप जरूर देखिएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा किसी का, हम उस वीडियो को जल्द से जल्द रिलीज करने का कोशिश करेंगे। ओके, अब एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मेल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट 157.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, और एक्सपेंशन होने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हाइट में रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का अगर आप गढ़वाली से, असामी से, गोरखा से और शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स हैं। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपको चलाया जाता है और आपसे साइकिल चलवाई जाती है। ठीक है, आपको 15 मिनट में 1600 मीटर पैदल चलना है और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है। आप देखते हैं फीमेल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है 152 सेंटीमीटर हाइट और वेट है 48 केजी। हाइट में 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन और वेट में 2 केजी का रिलैक्सेशन अगर वो गोरखास है, गढ़वालीज है, असामीज है या शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स हैं। आइए देखते हैं फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको 20 मिनट में 1000 मीटर पैदल चलना होता है और 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है। और जो दिव्यांग है
वो कौन कौन से अलाउड है देने के लिए, वो है OL, OAL और HH। ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं इस बात को नोट कर लीजिएगा। SSC CGL एग्जाम का पैटर्न क्या है? देखिए, आपको पता चल चुका है कि 4 टीयर होते हैं, तो चारों टीयर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। टीयर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मीन्स क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और आपको उन 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना होता है। ऐसे ही टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, मीन्स 4 सेक्शन होंगे। देखिए 1 2 3 4 सेक्शन हो गए। पहला रीजनिंग, दूसरा जीके, तीसरा कॉन्ट, चौथा इंग्लिश। और हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन है, मीन्स टोटल 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, मीन्स टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। देखिए, जो एग्जाम में जो टाइम लिमिट है वो 60 मिनट के हैं, पर अगर आप VH OH कैटेगरी के हैं तो आपको 80 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और कोशिश करिए कि जो प्री का एग्जाम है, मीन्स टीयर 1 का जो एग्जाम है, उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपको आगे फायदा देगा। ठीक है, अब टीयर 2। देखिए, टीयर 2 में होते हैं 4 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। परंतु ये वाला वीडियो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए डेडिकेटेड है, तो एक्साइज इंस्पेक्टर में सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 ही जरूरी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पेपर 1 में कॉन्ट पूछा जाता है, पेपर 2 में इंग्लिश पूछा जाता है। दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। कॉन्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं। और जो टाइम अलाउड होता है 120 मिनट होता है, मीन्स पहले पेपर के लिए भी 120 मिनट, दूसरे पेपर के लिए भी 120 मिनट। अगर आप VH OH कैटेगरी के हैं तो आपको 160 मिनट मिलता है। ठीक है, नोट, टीयर 2 में पेपर 3, पेपर 4 होता है, पर आपको इन पेपर को अटेंड करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए एम कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आता है टीयर 3। टीयर 3 में क्या होता है, वो पेन और पेपर मोड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपको पेपर मिलेगा और आपको पेन से लिखना है। क्या लिखना है, या तो आप ऐसे लिखेंगे, या लेटर, प्रिसाइज या एप्लीकेशन। और लिखेंगे कौन सी भाषा में, वो होगा हिंदी या इंग्लिश। आपको चूज करना होता है आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो इस एग्जाम में आपको चूज करना है हिंदी या इंग्लिश। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास पेपर आए टीयर 3 का, जब भी आपके पास कॉपी आए, मीन्स उस कॉपी में जो भी आपकी डिटेल्स है उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो CGL का जो पैटर्न है ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग भरते नहीं हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कई लोगों का UFM लिख के आ जाता है। ठीक है, उनकी कॉपी चेक नहीं होती। अगर आपने पूरे डिटेल्स नहीं लिखे हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाती है। तो जो ये वाला टीयर 3 है, इसमें आप अपना डिटेल्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, और जो एस्से लेटर वगैरह होते हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें अपनी डिटेल्स ना लिखें। जो कॉपी का बाहर का पेज है, ठीक है, मीन्स जो ऊपर का पन्ना होता है, जो कवर पेज है, उसमें आपकी डिटेल्स आएंगे। पर जो अंदर के मटेरियल में जो आप लिख रहे हैं, जो आप खुद लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको अपने बारे में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, गलती से भी अपना नाम मत लिखिएगा या किसी का नाम मत लिखिएगा। अगर क्वेश्चन में राजीव लिखा है तो आप राजीव लिखिएगा, रंजन लिखा तो रंजन लिखिएगा। ठीक, ओके, ठीक है। टीयर 3 तक मार्क्स जोड़े जाते हैं और आपको हर एक टीयर को क्वालिफाई करना होता है नेक्स्ट टीयर में जाने के लिए। मीन्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे टीयर 2 में आएंगे, टीयर 2 को क्वालिफाई करेंगे टीयर 3 में आएंगे, टीयर 3 को क्वालिफाई करेंगे टीयर 4 में आएंगे, टीयर 4 को क्वालिफाई करेंगे तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, मीन्स आपको एक जॉब मिल जाएगी। ओके, सिलेक्शन के लिए टोटल मार्क्स कितना कंसिडर किया जाता है, वो किया जाता है 200 प्लस 400 प्लस 100 में 700। टीयर 1 200 नंबर का हुआ, टीयर 2 400 नंबर का हुआ और टीयर 3 100 मार्क्स का हुआ। मीन्स 200, 400 और 100 तीनों को जोड़ेंगे मीन्स 700। मीन्स एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आपको इन 700 नंबर में से स्कोर करना है और कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। अब नेक्स्ट राउंड क्या है, टीयर 4, जहाँ की डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और CPT लिया जाता है। टीयर 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसको शॉर्ट में CPT बोलते हैं। CPT में 3 मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में होता है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें कि 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेस करने होते हैं।
दूसरा होता है स्प्रेडशीट, मीन्स यहाँ पे MS एक्सेल पे आपसे कुछ टाइप करवा जाता है, आपसे एक टेबल बनवा जाती है, मोस्ट केस में यही होता है, ठीक है। तो MS एक्सेल में आपको काम करना होता है, इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और इसमें आपको 100 मार्क्स में से स्कोर करना होता है। तीसरा होता है जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, मीन्स आपको MS पावर पॉइंट पर काम करना है, यहाँ पर आपको 15 मिनट मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको 100 मार्क्स में से स्कोर करना होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया जो CPT है टोटल 45 मिनट्स का है, 15 15 15 इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 45 मिनट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 तभी चेक होते हैं जब आप मॉड्यूल 1 क्वालिफाई करें, मीन्स अगर आप ये वर्ड प्रोसेसिंग को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, तभी आपका ये स्प्रेडशीट और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स चेक होगा। ये वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स टाइपिंग, आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, CPT क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मीन्स कोई मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ओके, ओवरव्यू ऑफ DV और CPT जो है मंडल मैथ्स एक चैनल है, उसमें प्रोवाइड किया जाएगा और जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, मंडल मैथ्स मेरा खुद का चैनल है जहाँ पर मैं कभी एक्टिव हुआ करता था और अब मैं काफ़ी समय बाद, पता नहीं कितने समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली वीडियो मैं भी नहीं बनाने वाला था, ये कोई मेंटर बनाने वाला था ई मेंटर्स चैनल का, परंतु मैं एक बैकअप हूँ, तो बैकअप के रूप में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बैकअप क्यों आया, क्योंकि जो बंदा ये वीडियो बनाने वाला था उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उनकी वाइफ की तबीयत भी ख़राब हो गई और उनकी बच्ची की तबीयत भी ख़राब हो गई, तो वही 10-15 दिन वो इसी चीज़ में परेशान थे, तो वो वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी बन रही होगी, काफ़ी समय बाद बना रहा हूँ, तो आपका प्यार चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ओके, फाइनल सिलेक्शन, अगर आप सारे टियर क्वालिफाई कर जाते हैं और फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा आपके मार्क्स होते हैं और आपने एक्साइज इंस्पेक्टर को चूज़ किया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में। तो उसके लिए क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर। ओके, अब क्या पॉइंट है, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन चुके हैं, तो आपके पास कुछ क्वेरीज है कि क्वार्टर्स कैसे हैं, ट्रेनिंग कैसी है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था आपको पहले ही, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और करते हैं डिस्कस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ओह इतना मस्त, आगे। अच्छा, क्वेरीज और एस्पिरेंट्स, बढ़िया है, बस रुक जा भाई। ओके, पहला क्वेरी क्या है, प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेसिंग है। सबसे पहले क्या है, डिपार्टमेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, कैसे, ईमेल के थ्रू, और डिपार्टमेंट आपसे कम्युनिकेट करेगा 3 से 5 महीने के अंदर। अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, सबसे पहले आपसे जोन का प्रेफरेंस पूछा जाएगा। जो जोन होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है, ठीक है। आप जोन का प्रेफरेंस देंगे, मान लीजिए मुंबई का है तो मुंबई जोन देना चाहेंगे आप, ठीक है। अगर आप दिल्ली है दिल्ली जोन देना चाहेंगे, कोलकाता वाले कोलकाता जोन देना चाहेंगे, वो आपकी डिपेंड करता है आप क्या जोन देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जोन प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद सब लोगों ने जोन प्रेफरेंस दिया तो उसके बाद जोन एलोकेशन डन होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जिसकी जितनी अच्छी रैंक है उसको अपना मनचाहा जोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपना रैंक अच्छा लाने की कोशिश करिएगा। रैंक अच्छा कैसे होगा, मार्क्स अच्छे स्कोर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ओके, अब जोन एलोकेशन डन हो चुका है, अब क्या है, इसके बाद PET मीन्स फिजिकल टेस्ट और DV के लिए इंफॉर्मेशन दिया जाएगा आपको मेल के थ्रू, और साथ में मेडिकल भी होगा। ओके, मेडिकल प्रोसेस की बात करते हैं। मेडिकल प्रोसेस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, आपके जोन ऑफिस के पास में, 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। अगर कोई इश्यू होगा तो मेडिकल बोर्ड को रिफ़र किया जाता है और सब कुछ सही हो गया। उसके बाद आपका फिटनेस रिपोर्ट आपके ऑफिस में दिया जाता है और आपका ऑफिस आपको ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट लेटर देता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत ही मुश्किल है कि कोई मेडिकल पास ना कर पाए,
ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से ही लोगों को पता होता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो उसी बेसिस पे वो फॉर्म भरते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो भरते नहीं हैं। ठीक है, कोई चांस नहीं लेना चाहता कि उसकी जॉब उसके हाथ में है फिर भी नहीं मिल पाए, इसलिए वो कि भरता नहीं है एक्साइज इंस्पेक्टर को अगर वो मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं करता हो। मीन्स अगर उसको पता है कि 15 मिनट में इतना साइकिल नहीं चला पाएगा, ठीक है, या 20 मिनट में इतना चल नहीं पाएगा, अगर उसको पता है कि इतना नहीं कर सकता तो वो नहीं जाता। अगर उसकी हाइट कम हो या वेट कम हो, ठीक, तब भी वो फॉर्म नहीं भरता है एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। पर सीजीएल में बाकी पोस्ट भी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कई सारे पोस्ट है जिसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है और मोस्टली वो है डेस्क जॉब। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को तो नहीं पता होगा, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ और यहाँ पर ही मेडिकल प्रोसेस होता है। और मेरे नज़र में हमारे एएसओ में कोई भी मेडिकल में बाहर नहीं हुआ है। और जिनसे मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, उनके नज़र में भी कोई मेडिकल में बाहर नहीं हुआ है। मीन्स जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वो है हिनय कुमार सर। ठीक है, हिनय कुमार सर ने हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उनके अनुसार एक्साइज के लिए कोई मेडिकल में बाहर नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चांसेस बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है कि कोई बाहर निकले। आगे चलो, बहुत बोल दिया वहाँ पे मेडिकल के लिए। अब आगे व्हाट आफ्टर ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है। आप सीबीआईसी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपसे डिपार्टमेंट कमिश्नरेट का चॉइस पूछेगा। ठीक है, अगर वैकेंसी अवेलेबल हो गई और अवेलेबल कैंडिडेट्स मोर हुए तो वन विल गेट हिज चॉइस, एल्स लकी वन गेट्स डिजायर्ड पोस्टेड एंड अदर्स आर गिवन पोस्टिंग रैंडमली। These are the words of the selected candidate, means Hinay Kumar sir. Training is done after joining, means joining के बाद ट्रेनिंग होती है, such that office work is not affected, means सबसे पहले आप सीबीआईसी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे आप काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग उसके बाद होती है जब लगता है कि ऑफिस वर्क हैम्पर नहीं करेगा। पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस, कैंडिडेट्स को इसके लिए कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस और या कॉन्फिडेंशियल सेक्शन पुलिस अथॉरिटी को रिक्वेस्ट भेजता है वेरिफिकेशन के लिए और लोकल पुलिस स्टेशन इस चीज़ को वेरीफाई करता है। और नोट करिए, जो प्रोसेस है लगभग सभी डिपार्टमेंट में फॉलो होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट्स को पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कोई मेहनत नहीं करनी होती है। पुलिस जो है, लोकल पुलिस स्टेशन वाले, वो आपके घर आते हैं, वही पूछते हैं कि मतलब पता करते हैं कि आप यहाँ पर रहते ही नहीं रहते, सब चीज़ें पता करते हैं। बस पता करके सब कुछ वेरीफाई करके वो आपके ऑफिस में भेज देते हैं और ऐसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग फेज, आपको पता है जो ट्रेनिंग है वो आपके ज्वाइनिंग के बाद होती है। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन होता है 4 हफ्ते का, पहले ये था 6 हफ्ते का। मुंबई जोन में जो लोकेशन है ट्रेनिंग की वो है नासिन मुंबई। ट्रेनिंग फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग फेज के दौरान एग्ज़ाम भी होता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा, और इस एग्ज़ाम का फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फूड और एकोमोडेशन ट्रेनिंग के टाइम पे जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। फूड और स्नैक चार्ज के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है और जो चार्जेस हैं रीजनेबल है और सर्विस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ज़रूरी नहीं कि जो एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है वहाँ पर आप स्टे करें या वो जो फूड दे रहे हैं आपको लेना हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि एकोमोडेशन लेना चाहते हैं या फूड लेना चाहते हैं। सैलरी एंड लीव्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान आपको फुल सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग के दौरान आपको लीव अलाउड नहीं होता है। बहुत ही ज़रूरी केसेस में आपको सीएल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा आपको लीव्स ग्रांट नहीं किया जाता है।
एक कैलेंडर ईयर में द फॉलोइंग लीव्स आर क्रेडिटेड, जैसे कि 8 कैजुअल लीव हो गई, 2 RH, 30 EL और 20 HPL। एक कैलेंडर ईयर में आपको 8 CL मिलते हैं, 2 RH मिलते हैं, 30 EL मिलते हैं, 20 HPL मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, 17 गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं एक कैलेंडर ईयर में, 17 गैजेटेड हॉलीडेज, ठीक है, वो भी आपको एक तरीके से मिलते हैं। और आपको इस पूरे साल के अंदर 8 CL और 2 RH को कंज्यूम कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में ये दोनों चीज़ फॉरवर्ड नहीं होते हैं, पर जो EL और HPL ये दोनों फॉरवर्ड हो जाते हैं। मीन्स अगर आप EL HPL ना भी ले उस साल, तो वो नेक्स्ट साल के लिए फॉरवर्ड हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, मीन्स ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट साल। मान लीजिए इस साल, ये साल कौन सा है, 2020, ठीक है, 2020 में आपने 1 जनवरी को ज्वाइन किया है, तो आपको 30 CL मिले हैं, ठीक है। 1 जनवरी को ज्वाइन करेंगे 30 EL नहीं मिलेंगे, सॉरी, 1 जनवरी के बेस पे आपको 15 EL मिलेंगे, और 1 जुलाई को आपको फिर से 15 EL मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको EL मिलते हैं, ठीक है। और वैसे 1 जनवरी और 1 जुलाई में ही आपको EL और HPL क्रेडिट होते हैं, और CL और RH जो है आपको 1 जनवरी को पूरा का पूरा क्रेडिट हो जाता है, ठीक। मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा था, हाँ, 1 जनवरी को मान लो आपके पास 30 नहीं 15 EL आ गए, ठीक है, आपने जून तक कंज्यूम नहीं करा, ठीक है, जुलाई में आपके पास फिर से 15 EL आ गए, तो 1 जुलाई में आपके पास टोटल 30 EL हो जाएंगे। फिर से आपने दिसंबर तक EL कंज्यूम नहीं करा, तो अगले 1 जनवरी को आपको 15 EL फिर से मिलेंगे, तो आपके पास 30 और 15 45 EL हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गई EL की बात। सिमिलरली HPL होता है, ठीक है। पर जो CL होता है, अगर आपने जनवरी से दिसंबर में CL को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर में वो CL कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। मीन्स नेक्स्ट CL में वो जो जितने भी CL है आपका लैप्स हो जाता है, और फिर से नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में आपको फिर से सिर्फ 8 CL ही मिलता है। मान लीजिए आपने पूरे साल में 6 CL यूज़ करें, आपके 2 CL बचे हैं, तो वो 2 CL आपके लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ये जो CL और RH है, इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ओके, अगला क्या है, अगला है पोस्टिंग ट्रांसफ़र डेपुटेशन। पोस्टिंग लोकेशन जो है ट्रेनिंग से पहले दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पोस्टिंग होगी तभी तो आप काम करेंगे, और पहले से आपको पता है कि पहले पोस्टिंग होती है, ट्रेनिंग बाद में होती है। ओके, सुपरिटेंडेंट तक का ट्रांसफ़र और जो पोस्टिंग है वो जोन के अंदर की ही होता है, और जब तक आप सुपरिटेंडेंट रहेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपके जोन के अंदर होगी। आफ्टर गेटिंग प्रमोशन टू असिस्टेंट कमिश्नर रैंक, इट इज़ AISL। मीन्स अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, तो आप ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी हो जाएंगे। मीन्स आपका जो प्रमोशन है वो ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के लिए हो जाएगा। मीन्स आपकी जो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, ओके। और जो आपका ट्रांसफ़र का पीरियड है वो हर 2 साल का है। मीन्स हर 2 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र होते रहता है। ज़रूरी नहीं कि 2 साल बाद ही हो जाए, 3 साल भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कमिश्नरेट चाहता है नहीं चाहता कि हमारे यहाँ पर इसका ट्रांसफ़र हो, उसका ट्रांसफ़र हो, उधर उसका ट्रांसफ़र हो, उसका ट्रांसफ़र हो चलो ज़्यादा हो गया। अगला, चांस टू गेट होम स्टेट। होम स्टेट मिलने के क्या चांस है? डिपेंड्स अपॉन मेरिट फॉर इनिशियल ज्वाइनिंग। मीन्स जब भी आपसे जोन प्रेफरेंस मांगते हैं, स्टार्टिंग में याद होगा आपको, तो जो पहला कम्युनिकेशन होता है आपके साथ डिपार्टमेंट का, जब आपसे जोन प्रेफरेंस मांगता है, जब जोन प्रेफरेंस देते हैं, अगर आपके मेरिट हाई है, मीन्स आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी रैंक अच्छी है, तब आपके पास चांसेस ज़्यादा है कि आपको आपका होम स्टेट मिल जाए। पर अगर आपका रैंक कमज़ोर है, आप काफ़ी पीछे हैं, तो आपको आपका मन चाहा होम स्टेट नहीं मिल पाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? ICT। अभी प्रेजेंटली ICT बैंड है, ठीक है। और लास्ट चांस है डेपुटेशन टू डिपार्टमेंट यूनिट लोकेटेड इन होम स्टेट। में डेपुटेशन पे अगर आपको जानने के चांसेस मिल जाए, तब आपके पास कि आपको होम स्टेट मिल सकता है। पर डेपुटेशन भी जो होता है ना, वो 3 या 5 साल के लिए होता है, ठीक है। मीन्स एक टाइम लिमिट के लिए होता है। उस टाइम लिमिट के आपको फिर से आपके पास आपको पेरेंट डिपार्टमेंट में आना पड़ता है, ठीक है। मीन्स जो आपका पुराना डिपार्टमेंट है, आपको वहाँ वापस फिर से आना पड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके।
इन केस ऑफ आईसीटी सीनियरिटी इज लॉस्ट। देखिए आईसीटी बहने आपको यहाँ पता चल चुका है, पर अगर आईसीटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपने आईसीटी ले लिया तो सीनियरिटी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक, डेप्यूटेशन क्राइटेरिया एंड चांसेस, ठीक है, 3 या 5 साल के गुड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपको डेप्यूटेशन मिल सकता है। और डेप्यूटेशन कहाँ मिल सकता है? ईडी, डीआरआई, सीबीआई और अदर डिपार्टमेंट्स। डेप्यूटेशन अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है आपको सैलरी के साथ, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपकी सैलरी है उसके साथ आपको डेप्यूटेशन अलाउंस मिलता है, ठीक है। वो मोस्टली 5% ऑफ योर बेसिक होता है और 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी होता है, ठीक है। आपके पास दूसरा केस और होता है। दूसरा केस क्या होता है कि मान लो 4600 ग्रेड पे है, आपको पता ही है एक्साइज इंस्पेक्टर कितना ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे, मीन्स लेवल 7। जब भी आप डेप्यूटेशन पे जाते हैं तो मोस्ट केस ये होता है कि आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है। मीन्स मान लीजिए आप 3 या 5 साल के लिए डेप्यूटेशन पे जा रहे हैं तो आपके पास 4800 ग्रेड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रेड पे अगर आपका बढ़ गया, सैलरी वैसे ही बढ़ गई, ठीक ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना बेसिक प्लस 5% और 10% डेप्यूटेशन अलाउंस लीजिए, या तो जो नया डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से जो बढ़ी हुई सैलरी है वो लीजिए, ठीक है। तो आपके पास 2 चॉइस है, आपको चूज़ करना होता है, आपको कौन सा चॉइस करना है। बात एक ही है, आपको चूज़ करना होता है कि आपको क्या ऑप्शन प्रेफर करेंगे। ओके, वर्क प्रोफाइल और वर्क कल्चर क्या है? 5 दिन का वर्किंग होता है, ऑफिस टाइमिंग होती है 9:30 से 6, जनरली नो ओवर टाइम, बायोमेट्रिक नेसेसरी है। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मोस्टली एवरेज होता है और गुड भी होता है। ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म है एक्साइज इंस्पेक्टर केस में। पब्लिक डीलिंग भी होती है। और बहुत टाइप ऑफ जॉब्स है एक्साइज इंस्पेक्टर में, वो है फील्ड जॉब, डेस्क जॉब। अब इसके बारे में संक्षेप में देखेंगे। टास्क असाइंड इन फील्ड जॉब आर इन्वेस्टिगेशन वर्क, वेरिफिकेशन एंड रेड। And tasks assigned in desk job are mainly maintaining important documents and files, do important paperwork, cross-check documentation for validation, ठीक है, और sending emails। अब नोट, यहाँ पे नोट मैंने एक रेड मार्क में लिखा है, पहले ये चीज़ हुआ करता था, अब ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपर्ट गुड्स मॉनिटरिंग विद गवर्नमेंट ऑथोराइज सील विद द साइन ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, ठीक है। ये पहले हुआ करता था, अब ये नहीं होता है, ठीक है। जीएसटी से पहले ये सब हुआ करता था, ठीक है। मीन्स एक तरह की एक पावर थोड़ी सी कम होगी एक्साइज इंस्पेक्टर की, ये वाला पार्ट हटने के बाद। अब नेक्स्ट क्या है? सैलरी और अलाउंस। सैलरी ये सबको देखना चाहेंगे। देखिए, द सैलरी कंपोनेंट्स आर बेसिक, एचआरए डिपेंड करता है एक्स सिटी है, वाई सिटी है कि जेड सिटी है, साथ में डीए और टीपीटी। For any level, pay matrix salary is calculated as salary is equal to basic into 1 plus DA percent plus HR percent plus DA basic into 1 plus DA percent। अब बात करते हैं लेवल 7 की एक्स सिटी में 2020 के लिए, ठीक है। लेवल 7 की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर क्या है, लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 मीन्स 4600 ग्रेड पे की, ठीक है। 4600 ग्रेड पे का जो बेसिक है वो होता है 44,900। और एक्स सिटी की बात कर रहा हूँ तो एक्स सिटी में जो डीए है, डीए तो सबके लिए कॉमन है, एक्स सिटी में जो एचआरए है वो कितना है 24%, और अभी डीए चल रहा है 17%। 24 और 17 हो गया 41, तो मैंने 1.41 लिख दिया, प्लस डीए बेसिक क्या है लेवल 7 के लिए वो है 3600, तो यहाँ 3600 हो गया इंटू 1.17। तो जो ग्रॉस सैलरी बन रही है एक्साइज इंस्पेक्टर की वो है 67,521। और कोई मंथली अलाउंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, लेकिन कुछ अलाउंस मिल सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस और ब्रीफ केस अलाउंस। जो ब्रीफ केस अलाउंस है वो लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में मिलता है, ठीक है, नॉट ओनली एक्साइज इंस्पेक्टर, लगभग सभी। और हर 3 साल के बाद आप ब्रीफ केस अलाउंस का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपको ब्रीफ केस लेना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शनल एस्पेक्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। ओके, सीनियरिटी जो है आपके सीजीएल मार्क्स पर डिपेंड करेगी। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स फॉर कंफर्मेशन टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इज हेल्ड हाफ ईयरली,
ठीक है, पोस्ट ऑफिस टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। मतलब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए हर आधे साल में डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और 2 साल के अंदर आपको ये जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर करना होता है, ठीक है। मीन्स आपका प्रोबेशन जो होता है 2 साल का होता है, तो इस 2 साल के अंदर आपको ये जो एग्ज़ाम है क्लियर करना होता है, और लगभग सभी लोग क्लियर कर लेते हैं। बस इतना ही होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। ओके, प्रमोशन लेटर क्या है? जो प्रमोशन डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, नॉर्मल सी बात है। और हैंस नंबर ऑफ ईयर्स फॉर ईच प्रमोशन वेरीज जोन टू जोन, मीन्स जोन पे डिपेंड करेगा कि कितने साल लगेंगे हर प्रमोशन के लिए। जो प्रमोशन लेटर है ये नीचे टेबल में गिवन है। टेबल कहाँ है भाई? ये टेबल ये आ गया। अभी आप कहाँ हैं? सीडी में सबसे नीचे हैं, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। वो जो कौन सी पोस्ट है? पे लेवल 7 की पोस्ट है। यहाँ या तो आप डायरेक्ट आते हैं या तो प्रमोशन होके आता है, ठीक है। अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर आपको मिल चुका है तो आप डायरेक्ट आ चुके हैं, ठीक है। मीन्स आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है। उसके बाद आपका प्रमोशन होके आप सुप्रिंटेंडेंट बनते हैं, जिसका कि लेवल 8 होता है। फिर 4 साल बाद स्पेशल ग्रेड के साथ आप लेवल 9 पे जाते हैं, पोस्ट वही रहती है सुप्रिंटेंडेंट। फिर प्रमोट होकर आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं लेवल 10 के, ठीक। असिस्टेंट कमिश्नर में हमने आपको क्या बताया था कि आपका ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होता है, मीन्स आपका ऑल इंडिया में ट्रांसफर हो सकता है। फिर प्रमोट होकर आप डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, फिर प्रमोट होकर जॉइंट कमिश्नर, फिर प्रमोट हो गए एडिशनल कमिश्नर, लास्ट में प्रमोट हो गए कमिश्नर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वार्टर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं टाइप 3 के लिए। वो टाइप 3 जो होता है वो मोस्टली लेवल 7 के लिए होता है, ठीक है। तो आप टाइप 3 के लिए एलिजिबल है, जो कि 2 BH के बराबर होता है, 2 BH के। कुछ टाइप 3 के जो क्वार्टर्स होते हैं वो 2.5 BH के बराबर होते हैं। 2.5 BH के मतलब कुछ क्वार्टर्स में सर्वेंट का रूम भी होता है, तो उसको आप 0.5 मान सकते हैं, ठीक है। और जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है उनके अनुसार 6 से 8 साल के बाद आपको क्वार्टर्स मिल सकता है। और जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वो मुंबई के जोन में है, मुंबई जोन में है, तो ये मुंबई जोन के हिसाब से है, ठीक है। कंडीशन ऑफ क्वार्टर इज ओके, लोकेलिटी काफ़ी अच्छी होती है, और डिस्टेंस ऑफ क्वार्टर्स फ्रॉम ऑफिस, मीन्स ऑफिस से क्वार्टर से कितना डिस्टेंस है डिपेंड करेगा आपका लोकेशन का है, क्वार्टर से ऑफिस का। सिंपल सी बात है। इन सिटी लाइक मुंबई वन में रिसाइड इन क्वार्टर्स एंड मे गो टू वर्क अराउंड 50 से 80 किलोमीटर अवे, विच में टेक अराउंड 1.5-2 घंटे फॉर वन साइड जर्नी। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वार्टर्स मिलकर आपका ऑफिस वहाँ से 50 से 80 किलोमीटर दूर है, तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे एक साइड की जर्नी में, ठीक है। मीन्स काफ़ी टाइम टेकिंग है, और मैंने भी काफ़ी टाइम ले लिया है इस वीडियो बनाने में। अब क्या टॉपिक है? वो है पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस पे आते हैं। नाम हिनय कुमार मारुति सोनकावाडे, इनका एक्सपीरियंस है 3 साल 1 महीने का। अगला क्वेश्चन है, इज देयर ए गैप बिटवीन योर इमेजिनेशन ऑफ दिस जॉब वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंड आफ्टर गेटिंग जॉब। इसका मतलब ये हुआ, जब एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, जो आपके एसएससी का प्रिपरेशन करने करते वक्त आपके दिमाग में कोई बात होगी कि एक्साइज इंस्पेक्टर ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ठीक है। आपको जॉब मिल चुकी है, अब आपको पता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर ऐसा है, तो उस चीज़ में कोई गैप है? तो हाँ, तो उन्होंने कहा यस, हाँ थोड़ा सा गैप है। रैदर आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल थिंग्स, मैं हर चीज़ के लिए, हर नहीं होगा ना, मैं सब चीज़ों के लिए अवेयर नहीं था। एल्स आई वुड हैव ऑप्टेड पीओ मीन्स प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड माइट हैव गॉट द सेम, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन रीजन्स, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने 10 में से 7 की रेटिंग दी है। रीज़न क्या है? होम स्टेट पोस्टिंग मिली उनको। इशू क्या है? थोड़ा सा वर्कलोड का, ठीक है, बस वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होगा। विल यू गो फॉर एनी अदर पोस्ट इन नेक्स्ट सीजीएल एग्जाम? नो, आई एम ड्यू फॉर प्रमोशन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मीन्स एक हमने इनसे पूछा कि आप नेक्स्ट सीजीएल एग्जाम में को देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट साल मेरा प्रमोशन होने के चांसेस है। ओके, एक्साइज इंस्पेक्टर के प्रोज क्या है? प्रोज है वर्किंग डेज एंड आवर्स, 5 दिन काम करना होता है आपको हफ्ते में,
9:30 से शाम के 6 बजे तक, और क्वालिटी टाइम मिल जाता है फैमिली को, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग फिक्स है लगभग, तो आप फैमिली को टाइम दे सकते हो। और जनरली नो ओवर टाइम, जनरली यहाँ पे कोई ओवर टाइम नहीं होता है, इसलिए क्वालिटी टाइम मिल जाता है फैमिली को। प्रमोशन चांसेस, बेटर चांसेस ड्यू टू रिवाइज्ड आरआर। आरआर क्या होता है? रिक्रूटमेंट रूल्स। रिवाइज्ड आरआर के बाद बेटर चांसेस हो गए। फर्स्ट प्रमोशन इन 4 ईयर्स, में 4 साल में फर्स्ट प्रमोशन हो रहा है उनका खुद का। डिपार्टमेंट ऑफिस आर इन एवरी सिटी डिस्ट्रिक्ट। चांसेस ऑफ गेटिंग पोस्टिंग नियर योर रेसिडेंस, मीन्स आपके घर के पास पोस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑल इंडिया है, एवरी सिटी में है, डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग सब जगह पर है। जीएसटी यूनिफॉर्म, ऐसे एक्साइज इंस्पेक्टर के केस में आपको एक यूनिफॉर्म मिलती है, जीएसटी यूनिफॉर्म। ये अब ऑकेजनल हो गया है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू है। और यूनिफॉर्म के साथ आपको आईडी मिलती है, खाकी यूनिफॉर्म होती है, और साथ में उसमें 3 स्टार होते हैं, एक खाकी और 3 स्टार, जिससे कि एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है आपकी सोसाइटी में। अब वर्दी होती है, वर्दी की बात ही अलग होती है, उसमें अगर 3 स्टार लगाओ तो बात ही क्या है, ठीक ना। अब रोजमेर ने 7 आउट ऑफ 10 इंस्पेक्टर प्लस सुपरिटेंडेंट enjoyed their job due to no work, less work और क्रीमी पोस्टिंग्स, विजन एंटी-विजन ऑडिट MNP। ये जो टर्म्स है उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन इनके अनुसार 10 में से 7 लोग इंजॉय करते हैं अपने वर्क को, क्योंकि यहाँ पे काम कम है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और लिखी थी, और क्रीमी पोस्टिंग, या क्रीमी पोस्टिंग है। क्रीमी वर्ड एक काफ़ी अच्छा सा लगा मुझे, आपको भी लगा ही होगा। कॉन्स क्या है? डायरेक्टली रिक्रूट्स गिवन मल्टीपल चार्जेस। अगर आप डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं तो आपको कई सारे चार्ज एक साथ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है। और आपको पता है जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, आपको पता होगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता है सीजीएल के एग्ज़ाम बहुत ही स्लो हो चुके हैं, तो रिक्रूटमेंट बस काफ़ी स्लो है। काफ़ी लोग वीआरएस लेते हैं, वीआरएस का होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और जीएसटी रिपोर्ट्स आने की वजह से काम और बढ़ चुका है। अगला पॉइंट है, नो क्लैरिटी ऑन ईयर्स टू गेट प्रमोटेड टू द पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ऑन पार्ट ऑफ प्रमोटेड ऑफिसर इन एक्सपीरियंस प्लस अनकरेक्टेड सिंस मोस्ट ऑफ वर्क इज ऑटोमेटेड से स्टिल लीगलिटी इश्यूज आर देयर। इसका मतलब है कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे, ठीक है। और प्रमोटेड ऑफिसर के केस में एरर होने की चांसेस रहती है, क्योंकि वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं और अनगाइडेड होते हैं। अब ये क्यों लिखा है प्रमोटेड ऑफिसर? अच्छा, प्रमोटेड ऑफिसर जो होते हैं थोड़े से बड़े लोग होते हैं, और बड़े लोग जो होते हैं गैजेट के केस में थोड़ा सा स्लो होते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो ठीक है, तो इसीलिए उनके केस में थोड़ा सा एरर होने के चांसेस होते हैं, सिंस मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑटोमेटेड स्टिल लीगलिटी इश्यूज आर देयर, ठीक है। अगला है नाउ आईसीटी इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफर्स आर बैंड। ट्रबल फॉर ऑफिसर्स फ्रॉम नॉर्थ कांट गेट होम पोस्टिंग नॉर्थ। आईसीटी बैन होने की वजह से नॉर्थ के लोगों को थोड़ा ट्रबल है, इसलिए उनको नॉर्थ में होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। या नॉर्थ की बात क्यों होती है सीजीएल में? ये तो पूरी ऑल इंडिया की बात है ना, आप ये कहना चाहेंगे, पर मेनली बात ये है ना, जो नॉर्थ के लोग हैं वही मोस्टली जो ये का फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से, तो मोस्टली नॉर्थ के लोग ही इधर उधर पोस्टिंग होती है, और साउथ में काफ़ी लोग चले जाते हैं, और आईसीटी बैन होने की वजह से वो नॉर्थ में उनको आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और वो दोबारा फॉर्म भरते हैं। मैंने सुना है अभी एक एक्साइज इंस्पेक्टर एक बंदा है, उसने दोबारा से फॉर्म भरा है, चेन्नई का है, कहाँ का बंदा है, साउथ में ही, सॉरी चेन्नई में शायद पोस्टिंग था उसकी। अब उसने फिर से फॉर्म भरा, अब उसका फिर से एक्साइज पर लिया उस बंदे ने, और ईस्ट साइड लिए पोस्टिंग, आई थिंक कोलकाता साइड लिए, किस साइड लिए मुझे ध्यान से अभी याद नहीं है, पर उसने ईस्ट साइड लिया, जितना मुझे याद है उड़ीसा था, रांची था या कोलकाता था, ठीक है। तो चेन्नई से वो इस साइड मूव कर रहा है, मतलब उसने पहले एग्जाम देके सीजीएल का एग्जाम देके उसने चेन्नई लिया था एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ, फिर दोबारा एग्जाम दिया, उसने दोबारा से एक्साइज इंस्पेक्टर ले लिया, बात ही अलग है। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये से ऐसे करने से 2 बार पोस्ट खराब हो चुकी है ना। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना लोकेशन पे ध्यान रखिएगा, मीन्स अपना जो अपना प्रेफरेंस है, अगर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो आप प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना लोकेशन सेट करिएगा कि आपको ये वाला लोकेशन लेना है, ठीक है। उस लोकेशन और अपने मार्क्स के अनुसार अपने प्रेफरेंस डालना। मैं आपसे बस ये गुजारिश करता हूँ, ठीक है। ये गुजारिश करने के बाद मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं ASO CSS हूँ मतलब हूँ तो जो मेरे प्रेफरेंस था, मुझे ITI ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। पर मुझे पता था मेरे मार्क्स से मुझे ITI नहीं मिल सकती नॉर्थ में, खासकर नॉर्थ में। बाकी तो मुझे साउथ का पता नहीं था कि मिलेगी नहीं मिलेगी। और हमारे केस में टियर 3 के मार्क्स फाइनल रिजल्ट के साथ ही आए थे। मीन्स हमारा जब हमारा DV हुआ था, हमारे टियर 3 के मार्क्स नहीं पता थे, ठीक है। तो हमें नहीं पता था कि टियर 3 में हमारे कितने मार्क्स आएंगे और कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक। तो बहुत कन्फ्यूज़न थी। तो पर इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैंने क्या किया, छोड़ो सब चीज़ों को, अभी फोकस करते हैं लोकेशन पे। तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ 8 ही प्रेफरेंस भरे थे। सबसे पहले मैंने CSS भरा था, सबसे लास्ट में मैंने TA भरा था, ठीक है। तो सिर्फ 8 ही प्रेफरेंस भरे थे मैंने, ताकि मुझे लोकेशन दिल्ली के आसपास की मिले। और मैं दिल्ली के आसपास का ही हूँ, मीन्स मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मैं चाहता था दिल्ली के आसपास का मिले, ठीक है। ओके ओके। अब जो हमारे हिनय भाई है, उन्होंने जॉब प्रोफाइल रेटिंग दी अपने हिसाब से 10 में से 7। इनका पर्सनल व्यू है कि कितनी रेटिंग देते हैं, तो आपने इनकी रेटिंग देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बुक्स और टेस्ट सीरीज कौन से फॉलो किए हैं? मैथ्स और इंग्लिश के लिए उन्होंने किरण के बुक्स फॉलो करे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के। उन्होंने टियर 1 में उन्हीं का लगाया, टियर 2 उसी का लगाया। साथ में उन्होंने फेसबुक SSC CGL टियर 2 ग्रुप ज्वाइन कर रखा था फॉर डाउट क्लियरिंग एंड ट्रिक्स। ये जो ग्रुप है, इन्हीं ग्रुप से मेरी इनकी दोस्ती हुई थी, तो मैं इनको इन्हीं ग्रुप से जानता हूँ। मैं भी इस ग्रुप में था, ठीक है ना। अगला व्हाट्सएप ग्रुप, मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में था। कोचिंग इन मुंबई फॉर 3 मंथ्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ओके, उन्होंने कोचिंग भरी थी मुंबई में 3 मंथ की, ताकि बेसिक्स के बारे में जान सके। और साथ में उन्होंने लूसेंट GK और वर्ड पावर मेड इजी पढ़ा था। अच्छी बात है, तो आप इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। हम जिनसे भी इनपुट ले रहे हैं, हम उनसे बुक्स फॉलो की चीज़ें भी देख रहे हैं कि उन्होंने कौन सी बुक फॉलो करी थे टेस्ट सीरीज लिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि ये अच्छा होगा या नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है पढ़ने का, सब अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। तो आपको जो पसंद है आप उसी किताब को लीजिएगा, पर आप जिस भी किताब को लीजिएगा उसको पूरा जरूर कीजिएगा, ठीक है। नोट, द स्टडी प्रोसेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बहुत बढ़िया। अभी भी आपके पास कोई क्वेरीज है तो क्या करें, कमेंट बिलो करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेरीज यहीं पे सॉल्व हो चुके हैं। पर अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाया है, तो आपका प्यार मिलेगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके साथ मैंने एक स्लाइड और डाली है। ये स्लाइड क्या है, ठीक है। ये ना तो CGL से रिलेटेड है, ना एक्साइज पट्टे से रिलेटेड है, ना किसी भी चीज़ से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है चेस से। मैं इनएक्टिव हूँ यूट्यूब से, पढ़ाई से, हर चीज़ से। मैं आजकल ऐसे ही अपना टाइम पास करता हूँ या बर्बाद करता हूँ, आप जो भी समझिए, क्योंकि जॉब मिलने के बाद हम भी थोड़ा शांत हो चुके हैं, ठीक है। तो अब चेस की बात करते हैं। यहाँ पे चेस की बात मैं करना चाहता हूँ, मेरा मन है, ठीक है। तो चेस की बात कर रहा हूँ। चेस ओलंपियड 2020 चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है। तो 21, 22, 23 ये 3 दिनों में अभी चेस के ओलंपियाड हुए हैं, अभी और चल भी रहे हैं, ठीक है। इंडिया की टीम है, उन्होंने 9 राउंड खेल लिए हैं पूल में, अपने पूल में उन्होंने टॉप कर लिया है विद 17 पॉइंट्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको यहाँ बंदे दिख रहे हैं, विदित गुजराती, ये इंडियन टीम के कैप्टन है इस वक्त। अधिवान जो है ये चेस प्लेयर है, पर अब ये टीम में नहीं है इस वक्त, क्योंकि टीम उनकी 12 लोगों की टीम थी, तो 12 लोगों को सेलेक्ट करना भी एक मुश्किल सा काम है। साथ में तानिया सत्तेब भी चेस प्लेयर है, लेकिन वो टीम में नहीं है, ये भी चेस प्लेयर है। निहा सरीन अंडर मतलब जूनियर बॉय के रूप में खेल रहे हैं। ये दोनों भी भाई बहन है, दोनों ये दोनों टीम में है, ठीक। प्रज्ञनंदा और वैशाली, और ये हरिका मैम है, और ये दिव्या देशमुख है, ठीक है। मेरा मन था और आप बताने का, क्यों, क्योंकि ताकि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। 27 तारीख को शायद इंडिया का मैच है अब, ठीक है। 21, 22, 23 इन 3 दिन हो चुके हैं, मैं तीनों दिन मैंने फॉलो किया है। 27 को भी मैच है, तो आप भी मैचेस देखिएगा, ताकि चेस को बढ़ावा मिले, इनको बढ़ावा मिले।
और अगर आप मेरे साथ चेस खेलना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, और मैं कमेंट इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपना chess.com की आईडी डाल दूंगा। मुझे काफ़ी खुशी होगी। आपके साथ खेलना, आपके साथ जीतना या हारना वो डिपेंड करेगा, हार जीत तो लगी रहती है, ठीक ना। तो बस मेरा मन था तो मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ एक्साइज स्पेक्टर के बारे में जानकारी देने के साथ और चेस के बारे में थोड़ा सा बड़बड़ करने के बाद इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ।